बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज माइकोबैक्टीरिया। तो आज की इस वीडियो में माइकोबैक्टीरिया को स्टडी करने वाले हैं और इसके पास्ट यूक्यू को डिस्कस करेंगे। माइक्रोबायोलॉजी में अगर माइकोबैक्टीरिया में से सवाल ना आए तो वो पेपर माइक्रोबायोलॉजी का हो नहीं सकता। और माइकोबैक्टीरिया वाले चैप्टर में से तकरीबन 22 एसएक्यू आए हुए हैं और एमसीक्यू भी तकरीबन काफ़ी सारे आए होते हैं। इस चैप्टर के अंदर माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है, एटिपिकल माइकोबैक्टीरिया, माइकोबैक्टीरियम लेप्रोई है। लेकिन जो 18 क्वेश्चन है वो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से लिए गए हैं। ओके, तो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देख लोगे तो आपका एक क्वेश्चन और 2 एमसीक्यू और पता नहीं कितने वाइवा क्वेश्चन कवर हो जाएंगे अगर आप उसको लास्ट तक जाके देखोगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, मेंशन 4 फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू दिस रीसेंट डिजीज। तो कौन से 4 फैक्टर्स होते हैं जो टीबी को कंट्रीब्यूट करते हैं? तो जो रिस्क फैक्टर होते हैं फॉर इन्फेक्शन एंड रीएक्टिवेशन। अब टीबी का 2 इन्फेक्शन होता है, एक इसका प्राइमरी इन्फेक्शन है, किसी बंदे को फर्स्ट टाइम इन्फेक्शन होता है, या किसी बंदे के अंदर टीबी रीएक्टिवेट होता है। ओके, यानी किसी बंदे को इन्फेक्शन हुआ लेकिन उसके अंदर लेटेंट हो गया टीबी, जैसे इम्यूनिटी सप्रेस होती है वो दोबारा से एक्टिवेट हो गया। तो यहाँ पर इम्यूनिटी का सप्रेस हो जाना और यहाँ पे प्राइमरी एक्सपोजर है। ठीक है, तो जो प्राइमरी एक्सपोजर है या इन्फेक्शन है वो कैसे लग सकता है? लाइक फॉरेन बॉर्न रेसिडेंस है, इस कंट्री के अंदर रेसिडेंस हुई है जिसके अंदर टीबी का रेट काफ़ी ज़्यादा है, लाइक पाकिस्तान में ट्यूबरक्लोसिस का रेट काफ़ी ज़्यादा है, या किसी एक्टिव डिजीज वाले पर्सन के साथ क्लोज कॉन्टैक्ट था, या होमलेस शेल्टर के अंदर सर्वाइवल कर रहा है कोई बंदा, जेल के अंदर या प्रिजन के अंदर जहाँ पर हाइजीन बहुत ज़्यादा ना होने के बराबर होती है, इंट्रावीनस ड्रग यूज़र है और हेल्थ केयर वर्कर्स होते हैं। तो ये प्राइमरी इन्फेक्शन के रिस्क फैक्टर होते हैं। जो रिस्क फैक्टर होते हैं रिएक्टिवेशन के, इसके अंदर आपने ये बात याद रखनी है कि अगर किसी बंदे का इम्यून सिस्टम सप्रेस हो जाएगा तो वो लेटेंट टीबी एक्टिवेट हो जाएगा। लाइक एचआईवी एड्स है या टीएनएफ अल्फा ब्लॉकर है, इनको इम्यूनो सप्रेसिव मेडिकेशन बोलते हैं। या कुछ ऐसी ड्रग्स होती है जो ट्रांसप्लांट रिजेक्शन को प्रिवेंट करती है, वो भी इम्यूनो सप्रेसिव होती है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड है, डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ में भी कुछ हद तक इम्यूनो डेफिशिएंसी हो जाती है, और स्मोकिंग है। तो ओके, ये रिस्क फैक्टर होते हैं फॉर रिएक्टिवेशन ऑफ टीबी। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। मेंशन 3 एडवांटेजेस ऑफ डायरेक्टली ऑब्जर्व थेरेपी। अब डायरेक्टली ऑब्जर्व थेरेपी में होता ये है कि हम क्या करते हैं, पेशेंट को अपने सामने दवाई खिलाते हैं, यानी जो हेल्थ केयर वर्कर्स होते हैं वो खुद ऑब्जर्व करते हैं कि पेशेंट मेडिकेशन ले रहा है या नहीं ले रहा। तो ये नॉन कंप्लायंट पेशेंट के अंदर काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होती है। इसकी वजह से मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस की डेवलपमेंट प्रिवेंट हो जाती है, प्रॉपर प्रोटोकॉल होता है और ये कॉस्ट इफेक्टिव होता है। तो ये 4 एडवांटेजेस होती है डी ओ टी के। नॉन कंप्लायंस, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस स्ट्रेन है, और प्रोटोकॉल होता है, कॉस्ट इफेक्टिव होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। वाई इज हीटिंग रिक्वायर्ड इन द जी स्टेनिंग द जीएन मेथड। अब वो कहते हैं कि जब माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो वहाँ पर जीएन स्टेनिंग का यूज़ करते हैं, क्योंकि ग्राम स्टेनिंग पे नजर नहीं आता। अब जीएन स्टेनिंग इसलिए है क्योंकि इसकी सेल वाल के अंदर माइकोलिक एसिड होता है, और माइकोलिक एसिड लॉन्ग चेन फैटी एसिड होता है। अगर कार्बोल फ्यूजन स्टेन को पेनिट्रेट करवाना है उसके माइकोलिक एसिड वगैरह में से, तो हमें हीटिंग चाहिए होती है। असल में जो ये वाला जो सवाल है वो यहाँ से कवर नहीं होता, माइक्रोबायोलॉजी वगैरह में से कवर हो जाता है। ठीक है, ओके। तो जो एसिड फास्ट होती है, यानी इसको एसिड फास्ट बैक्टीरिया भी कहते हैं, उसको देखने के लिए हम कैन्युअन वर्जन ऑफ एसिड फास्ट स्टेन या जेल नेल्सन स्टेनिंग वगैरह यूज़ करते होते हैं, और हीटिंग इसलिए रिक्वायर्ड करते हैं ताकि जो डाई है वो अच्छे तरीके से पेनिट्रेट कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम 4 कॉम्प्लेक्स लिपिड्स एंड प्रॉपर्टीज दे कन्फर टू द माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। तो कहती है कि 4 कॉम्प्लेक्स लिपिड बताओ जिसके सेल वाल कंपोनेंट बताओ और उनके क्या क्या प्रॉपर्टीज कन्फर करते हैं। पहला है माइकोलिक एसिड। माइकोलिक एसिड की वजह से माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस केमिकल से, डिहाइड्रेशन से, एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंस होता है। दूसरा, माइकोलिक एसिड ऑर्गेनिज्म को अलाउ करती है कि मैक्रोफेजेस के अंदर ग्रो कर सके। जब मैक्रोफेजेस में ग्रो करेगा तो ये होस्ट की इम्यूनिटी से बच जाएगा। तीसरा कि जो एसिड फास्ट प्रॉपर्टी होती है वो लॉन्ग चेन फैटी एसिड इसी माइकोलिक एसिड की वजह से होती है। दूसरा है फास्फोलिपिड। जो फास्फोलिपिड होती है ये केजिएटिक नेक्रोसिस को इंड्यूस करते हैं। इसके बाद है वैक्स डी। अब वैक्स डी क्या होती है? वैक्स डी ये एंटीबॉडी रिस्पॉन्स को बढ़ा देती है टू एंटीजन। ओके, यानी ये हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर देती है और इसकी वजह से कोई ना कोई हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन देखने को मिलती है। और लास्ट है फॉस्फेटाइड। फॉस्फेटाइड करते हैं क्या है, जो माइकोबैक्टीरियम जिसकी फेगोसाइटोसिस हो गई है उसकी सर्वाइवल को इन्हांस करने के लिए ये इंपॉर्टेंट होते हैं फॉस्फेटाइड। ओके, ठीक हो गया। तो ये माइकोलिक एसिड है,
ओके, तो ग्लाइकोलिक एसिड की वजह से रेजिस्टेंट होता है, एसिड फास्ट होता है। इसके अलावा एक कोड फैक्टर भी होता है जिसको बोलते हैं ट्री हेलोस डाइमाइकोलेट। ये विरुलेंस प्रोवाइड करता है, ठीक है। और इसको कोड फैक्टर इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसकी मौजूदगी में जो विरुलेंट स्ट्रेन होती है सर्पेंटाइन कोड लाइक पैटर्न के अंदर ग्रो करती है। ठीक हो गया। कुछ ऐसी प्रोटीन भी होती है जब वो वैक्स से कंबाइन करती है तो वो डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी करवा देती है, लेकिन वो प्रोटीन वगैरह आ जाती है। ओके, एक और लिपिड भी होता है लाइक फिथियोस सिरोल डाइमायोसिरोसेट। ओके, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। अगर लेविंसन से दिखा दूँ तो माइकोलिक एसिड है, कॉड एसिड है, फिथियोसिरोल डाइमाइकोसिरोसेट होते हैं। ओके, तो ये सब चीज़ें आना शुरू हो जाती है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो 4 कॉम्प्लेक्स लिपिड बता रही है और या अगर आप यहाँ से देखोगे तो फॉस्फेटाइड है, वैक्स डी है, फॉस्फोलिपिड्स होती है और माइकोलिक एसिड है। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं, इनुमरेट एनी 3 कंपोनेंट ऑफ सेल वॉल। तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की सेल वॉल के 3 कंपोनेंट्स के नाम, माइकोलिक एसिड, फॉस्फोलिपिड, वैक्स डी और फॉस्फेटाइड। वैसे लेविंसन के अंदर कोड फैक्टर लिखा हुआ है, माइकोलिक एसिड है, फिथियोसिरोल डाइमाइकोसिरोसेट होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस। तो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस का मतलब है कि जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है वो एटलीस्ट फर्स्ट लाइन 2 एंटी ट्यूबरक्लोटिक ड्रग से रेजिस्टेंट है, जिसमें आइसोनियाजाइड और रिफैम्पिन होती है। इसका मैकेनिज्म भी पूछ रहा है। उसका जो मैकेनिज्म है वो लेविंसन के अंदर लिखा हुआ है। अब जो मैकेनिज्म होता है वो प्लाज्मिड की वजह से होता है, ठीक है। ओके, प्लाज्मिड की वजह से क्रोमोसोमल सॉरी इसके अंदर कोई प्लाज्मिड होता ही नहीं है। तो जो क्रोमोसोमल म्यूटेशन होती है वो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती है। एक म्यूटेशन होती है माइकोलिक एसिड की सिंथेसिस के जीन के अंदर और एक म्यूटेशन होती है कैटालेस पेरोक्सीडेज के अंदर। अब कैटालेस पेरोक्सीडेज के वो एंजाइम होता है जो आइसो निकोटीनिक एसिड हाइड्रोजाइड या आइसोनियाजाइड को एक्टिवेट करता है। ओके, तो इसके अंदर प्लाज्मिड्स वगैरह तो होते नहीं है, तो क्रोमोसोमल म्यूटेशन हो जाती है, एक माइकोलिक एसिड की सिंथेसिस वाले में और दूसरा कैटालेस पेरोक्सीडेज वाले में। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं। अब यहाँ पे जो पूरा जो सिनेरियो दिया गया है, वाइट स्पॉट्स ऑन द बॉडी है, मल्टीपल एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूटेड सर्कुलर हाइपोपिगमेंटेड लीजन्स होती है, रेस्ड इरिथेमेटस बैडर है, एट्रोफिक स्केली सेंटर है। ओके, बायोप्सी में ग्रेनुलोमा फॉर्मेशन नजर आई है नर्व्स के अंदर। तो डायग्नोसिस क्या होगा, जब स्किन और नर्व्स का इन्फेक्शन आ जाए तो हमने जाना है माइकोबैक्टीरियम लेप्राई की तरफ। लेकिन अगर बात करते हैं वो लंग्स के इन्फेक्शन की या डिसएमिनेटेड इन्फेक्शन की, तो आपने माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की तरफ जाना है। तो ये पूरा सिनेरियो माइकोबैक्टीरियम लेप्राई को हिंट कर रहा है। तो माइकोबैक्टीरियम लेप्राई होता है, ये हैंसन डिजीज करवाता है। जो हैंसन डिजीज है इसके अंदर जो क्या होता है, हैंसन डिजीज के अंदर जो ऑर्गेनिज्म है माइकोबैक्टीरियम लेप्राई वो सेल के अंदर रेप्लिकेट करता है। स्पेसिफिकली स्किन के हिस्टियोसाइड होते हैं, एंडोथेलियल सेल होते हैं और शवान सेल ऑफ नर्व्स होते हैं। इन 3 जगहों के ऊपर इंटरसेलुलर रेप्लिकेट करता होता है। जो डैमेज होता है इनिशियली वो नर्व का डैमेज होता है। जो नर्व का डैमेज है वो 2 प्रोसेस की वजह से हो सकता है, या तो डायरेक्टली इस ऑर्गेनिज्म ने नर्व को डैमेज कर दिया, या फिर नर्व को डैमेज कर दिया तो उसके ऊपर सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी अटैक करना शुरू कर देती है। ओके, तो ये सारी जो क्लिनिकल फाइंडिंग होती है वो सारी इसी के बता रही है। अब जो क्लिनिकल फाइंडिंग है लाइक हाइपोपिगमेंटेड मैक्युलर और ब्लैक लाइट स्किन लेजन है। ओके, तो ये मैक्युलोपेपुलर स्केली लेजन्स है। इसके अलावा थिक एंड सुपरफिशियल नर्व्स होती है, स्पेसिफिकली अल्ना नर्व काफ़ी ज़्यादा थिक हो जाती है, लॉस ऑफ सेंसेशंस होती है। तो ये तो ट्यूबरकुलोसिस लेप्रोसी में देखने को मिलता है। लेप्रोमेटस लेप्रोसी के अंदर मल्टीपल नोडुलर स्किन होती है, टिपिकल लाइनन फेस होता है और रिथिमा नोडोसम लेप्रोसम होता है। ओके, तो ये पूरा सिनेरियो इसके बारे में था, लेप्रोसी के बारे में था। फिर ये पूछता है कि इसको डिफरेंशिएट करो सीरियस डिस्टिंक्ट फॉर्म में। तो जो होती है ट्यूबरकुलोसिस लेप्रोसी ये रिलेटिवली माइल्ड होती है, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा सीवियर है लेप्रोमेटस लेप्रोसी। तो इसका टेबल पूछ रहा है। अब इस टेबल को याद किस तरह से करना है, इस टेबल को याद इस तरह से करना है कि जो ट्यूबरकुलोसिस या पॉसी बैसिलरी है और लेप्रोमेटस या मल्टी बैसिलरी है, इसमें क्या फ़र्क होता है। तो जो ट्यूबरकुलोसिस लेप्रोसी है इसके अंदर हमारी बॉडी का सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स प्रेजेंट होता है। जब सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स प्रेजेंट होगा तो फिर उसकी वजह से क्या होगे, बैक्टीरिया रिलेटिवली कम होंगे। जब बैक्टीरिया कम होंगे तो आगे ट्रांसमिट भी नहीं हो पाएंगे। जब बैक्टीरिया कम है तो नर्व ट्रंक को भी इन्वॉल्व नहीं कर पाएगी। जब बैक्टीरिया कम है तो एसिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन होगी। जब बैक्टीरिया कम है तो लीजन्स रिलेटिवली कम होते हैं, 1 से लेकर 5 लीजन होते हैं। टिश्यू की डिस्ट्रक्शन भी रिलेटिवली कम होती है और हाइपोपिगमेंटेड एरियाज होते हैं, ठीक है। ओके, और लेप्रोमिन स्किन टेस्ट इसमें पॉजिटिव आता है और इसमें जिस इंटरफेरॉन की प्रोडक्शन होती है वो है इंटरफेरॉन गैमा, ठीक है। जबकि इसमें इंटरफेरॉन बीटा, जो इंटरफेरॉन बीटा होता है वो इंटरफेरॉन गामा की सिंथेसिस को ब्लॉक कर देता है। दैट इज़ वाई कि सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स को रिड्यूस कर देगा, जो कि चाहिए होता है टू कंटेन द इन्फेक्शन। ओके, ठीक है। तो ये डिफरेंस हो जाएगा टाइप ऑफ लीजन से, डिस्ट्रीब्यूशन से, नर्व ट्रंक है, नंबर ऑफ एसिड फास्ट बैसिलाई है, चांसेस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ लेप्रोसी है, सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स है, लेप्रोमिन स्किन टेस्ट और इंटरफेरॉन होता है। ओके, जिस तरह मैंने आपको बताया है उस तरीके से आप इसको याद कर लोगे तो काफ़ी आसान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इतना बड़ा सिनेरियो दिया हुआ है,
ओके, तो टीबी का पूरा सिनेरियो दिया हुआ है। तो टीबी की क्लिनिकल फाइंडिंग आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए। टीबी की क्लिनिकल फाइंडिंग क्या होती है? लाइक कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्पटम जो हर पेशेंट में आती होती है, फीवर है, फटीग है, नाइट स्वेट है, वेट लॉस है। पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस में कफ होती है, हेमोप्टाइसिस होती है। जीआईटी ट्यूबरक्लोसिस के अंदर इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन होती है, फीवर, एनोरेक्सिया, डायरिया, वॉमिटिंग। ओरोफैरिंजियल ट्यूबरक्लोसिस में पेनफुल अल्सर होता है, लोकल एडिनोपैथी होती है। रीनल के केस में स्टीराइल पायूरिया होता है। अदर केस में स्क्रोफुला, मिलियरी ट्यूबी, ट्यूबरक्लोसिस, मेनिंजाइटिस, पॉट डिजीज़ है और इथीमा नोडोसम होता है। ओके, ठीक है। तो ये पूरी जो क्लिनिकल फाइंडिंग है वो टीबी का बता रहा है। लेकिन वो कह रहा है कि जो ऑर्गेनिज्म है वो फोटोक्रोमोजन है। फोटोक्रोमोजन का मतलब कि ऑरेंज पिगमेंट बनाएगा जब ये लाइट को एक्सपोज करेगा। तो ये एटिपिकल माइकोबैक्टीरिया की बात कर रहा है। जो माइकोबैक्टीरिया ट्यूबरक्लोसिस के अलावा होते हैं उनको एटिपिकल बोलते हैं, क्योंकि ये दूसरे या डिफरेंट एस्पेक्ट से माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस को डिफर करते हैं, ठीक है। तो इनकी जो क्लासिफिकेशन थी वो रोनियोल क्लासिफिकेशन थी ऑन द बेसिस ऑफ रेट ऑफ ग्रोथ और प्रोडक्शन ऑफ पिगमेंट। तो पहले हम रेट ऑफ ग्रोथ की बेस पर हम इसको दो में डिवाइड कर देते हैं, ओके, स्लो और रैपिड। जो स्लो वाले होते हैं उनको मजीद तीन में डिवाइड कर देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ पिगमेंट। कुछ फोटोक्रोमोजन होते हैं जो येलो ऑरेंज पिगमेंट कॉलोनी बनाते हैं लाइट के अंदर। कुछ स्कोटा होती है जो डार्क में पिगमेंट प्रोड्यूस करते हैं। कुछ नॉन क्रोमोजन होते हैं जो कोई पिगमेंट प्रोड्यूस नहीं करते, ओके। तो जो फोटोक्रोमोजन है इसके अंदर एग्जांपल आती है माइकोबैक्टीरियम कैंसाई की और माइकोबैक्टीरियम मैरिनम की, ठीक हो गया। अब जो माइकोबैक्टीरियम कैंसाई है ये बिल्कुल वही लंग डिजीज करवाता है जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस का है। जो डिफरेंशियल डायग्नोसिस था वो यही वाला था। जबकि माइकोबैक्टीरियम मैरिनम ये स्विमिंग पूल के अंदर ग्रैन्युलोमा बनाता है। नंबर 2 जो आता है स्कोटोक्रोमोजन, इसमें आता है माइकोबैक्टीरियम सुक्रोफुलियोसम है। जो माइकोबैक्टीरियम सुक्रोफुलियोसम होता है, ओके, तो ये क्या करवाता है? स्क्रोफुला करवाता है, ग्रैनुलोमेटस सर्वाइकल लिम्फेडिनाइटिस करवाता है। इसके बाद टाइप 3 के अंदर माइकोबैक्टीरियम एवियम इंट्रासेलुलर कॉम्प्लेक्स आ जाएगा जो कि इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड इंडिविजुअल के अंदर पल्मोनरी डिजीज करवाता है। और टाइप 4 के अंदर माइकोबैक्टीरियम एब्सेसिस, माइकोबैक्टीरियम सेमेटमेटिस, माइकोबैक्टीरियम फॉर्शियम चिलोनी कॉम्प्लेक्स है। ये तीन आ जाते हैं, एब्सेसिस, स्टिग्मेटिस और माइकोबैक्टीरियम फॉर्शियम चिलोनी कॉम्प्लेक्स है। इस मैग्मा का फ्लोरा होता है, जबकि क्रोनिक इन्फेक्शन कराता है लंग्स का, ये इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज में आ जाएगा। यानी माइकोबैक्टीरियम एवियम इंट्रासेलुलर कॉम्प्लेक्स और माइकोबैक्टीरियम फॉर्शियम चिलोनी कॉम्प्लेक्स, ये दोनों इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड इंडिविजुअल के अंदर होते हैं, ओके। तो ये आपको क्लासिफिकेशन मैंने बता दी है ऑलमोस्ट। नेक्स्ट चलते हैं हम नेम अनदर स्पीशीज ऑफ फोटोक्रोमोजन कास्ड बाय द विद द लिगेंड कास्ड बाय। तो लिगेंड कौन सी होती है? कास्ट होती है फोटोक्रोमोजन के अंदर माइकोबैक्टीरियम मैरिनम होती है जो कि स्विमिंग पूल ग्रैनुलोमा बनाता है। इसके बाद नेक्स्ट जो है 34 ईयर ओल्ड मेल अराइव्ड एट द हेल्थ केयर क्लिनिक। उसको फीवर है, वेट लॉस है, कफ है, रस्टी कलर्ड स्पूटम होता है, ओके, रस्टी कलर्ड स्पूटम है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक फाइंडिंग है, इसको नोट कर लेना, रस्टी कलर स्पूटम होता है। और पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस के केस में इनफिल्ट्रेट होता है इन द अपर लोब ऑफ लंग विदाउट एंड विद इन कैविटी, ओके। तो ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट करवाया तो कहते हैं कि बेस्ड ऑन द सिम्पटम एंड द लेबोरेटरी टेस्ट व्हाट इन्फेक्शियस डिजीज डज द पेशेंट सफर फ्रॉम। तो कौन सा डिजीज है? ट्यूबरक्लोसिस, और एजेंट कौन सा होता है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ठीक हो गया। अब वो पूछ रहे हैं ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट क्या होता है। तो ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट कितनी मरतबा क्वेश्चन आने हैं तो एक ही मरतबा हम अच्छी तरीके से कर लेते हैं। जो ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट होता है टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी या टीलेट टाइप हाइपर सेंसिटिविटी पर बेस्ड होता है। अगर किसी बंदे को प्राइमरी इन्फेक्शन होता है और फिर वो रिकवर कर जाता है तो जो ऑर्गेनिजम्स की जो रेजिस्टेंस होती है वो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी मीडिएट करती है, स्पेसिफिकली CD4 पॉजिटिव टी सेल एट द मैक्रोफेजेस। जो CD4 पॉजिटिव टी सेल होते हैं वो TH1 हेल्पर सेल होते हैं, ठीक है। अब होता ये है कि कुछ ऐसे इंडिविजुअल जिसको पहले कभी एक्सपोजर हुआ था तो उसके अंदर मेमोरी टी सेल और ये CD4 पॉजिटिव सेल प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती है, ओके। अब होगा क्या कि हम दोबारा से एक एंटीजन को देंगे, जो एंटीजन होता है प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव के अंदर या ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट का जो एंटीजन होता है, ओके। तो पीपीडी देते हैं और पीपीडी में क्या होते हैं 5 ट्यूबरकुलिन यूनिट्स होते हैं, 5 ट्यूबरकुलिन यूनिट होते हैं। तो वो देते हैं और 2 से लेकर 3 दिन का वेट करते हैं। 2 से लेकर 3 दिन के बाद जहाँ पर हमने अप्लाई किया था एंटीजन, ओके, ट्यूबरकुलिन एंटीजन अप्लाई किया था, पीपीडी अप्लाई किया था, तो वहाँ पे इंड्यूरेशन होती है। इंड्यूरेशन या थिकनिंग है वो एरिथेमा नहीं होती बल्कि क्या होती है थिकनिंग या इंड्यूरेशन होती है, उसको मेजर कर लेते हैं वर्नियर कैलिपर से। तो उसका डायमीटर हमें बताएगा कि आगे क्या इंटरप्रिटेशन है। लाइक अगर 15 मिलीमीटर या उससे ज़्यादा की इंड्यूरेशन होती है तो कोई रिस्क फैक्टर नहीं है, लेकिन अगर 10 की होती है तो फिर वो पर्सन हाई रिस्क फैक्टर के अंदर सर्वाइव कर रहा है। लाइक होमलेस पर्सन है, इंट्रावेनस ड्रग यूज़र है या नर्सिंग होम रेसिडेंट है, ओके,
ठीक है। नंबर 3 के अंदर अगर ड्यूरेशन 5 मिलीमीटर की आती है, तो इस केस में उस इंडिविजुअल की सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी काफ़ी ज़्यादा डेफिशिएंट है, लाइक एड्स का पेशेंट है या फिर वो एक्टिव डिजीज़ वाले पेशेंट के साथ रह रहा है, तो ये इसकी क्या होती है, इंटरप्रिटेशन होती है। अब जो पॉजिटिव स्किन टेस्ट होता है, वो हमें इंडिकेट करता है कि प्रीवियस पास्ट इन्फेक्शन हो गया, लेकिन हमें एक्टिव इन्फेक्शन का नहीं बताएगा। जो ट्यूबरक्लोटिक टेस्ट होता है या ट्यूबरक्लिन टेस्ट होता है, वो 4 से लेकर 6 वीक्स में आके पॉजिटिव आ जाता है आफ्टर इन्फेक्शन, ठीक हो गया। और अगर इम्यूनाइजेशन करते हैं विद टीबी वैक्सीन, टीबी की वैक्सीन को बैसिलस कालमेटी ग्यूरिन वैक्सीन बोलते हैं, तो इस केस में पॉजिटिव टेस्ट मिलेगा, लेकिन जो रिएक्शंस होते हैं वो 5 से लेकर 10 मिलीमीटर के होते हैं, 5 से लेकर 10 मिलीमीटर के होते हैं, ठीक हो गया। लेकिन ऐसे लोग जिनका पीपीटी रिएक्शन 15 मिलीमीटर या से ज़्यादा का होता है, तो वो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से इन्फेक्टेड होते हैं, चाहे उन्होंने वैक्सीन ली है या नहीं ली। ओके, ठीक हो गया। तो ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस वाला है। एक जीन होता है NRAMP, जो NRAMP है, NR से मराद है नेचुरल रेजिस्टेंस। अभी नेचुरल रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है टू द ट्यूबरक्लोसिस, यानी ऐसे लोग जिनमें NRAMP जीन की म्यूटेशन होती है, तो उनमें क्लिनिकल ट्यूबरक्लोसिस होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। अब NRAMP प्रोटीन मेम्ब्रेन ऑफ फैगोसोम के ऊपर पड़ी हुई होती है और ये ऑर्गेनिज्म को किल करती है विद इन द फैगोसोम। अच्छा, ये तो मैंने आपको बता दिया ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट का। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है। 25 ईयर ओल्ड फीमेल प्रेजेंट विद द गायनोकोलॉजी डिपार्टमेंट, तो ये ओके, स्मॉल नोड्यूल्स इन द पेल्विक पेरिटोनियम है, कैजिएटिक नेक्रोसिस है, तो व्हाट इज द पॉसिबल कॉज ऑफ हर इनफर्टिलिटी बेस्ड ऑन हिस्टोलॉजिकल रिजल्ट इन द बायोप्सी। ओके, तो जो केजियस ग्रैनुलोमा होता है वो हमें इंडिकेट कर देगा कि वो टीबी का इन्फेक्शन है, या लेप्रोसी में भी ग्रैनुलोमा की फॉर्मेशन होती है। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हो कि ये सिनेरियो शायद उसका ग्राम नेगेटिव फोकाई का है, या हम कह सकते हैं गनोरिया वाले का है, लेकिन अगर हम गनोरिया वाले चैप्टर में आते हैं, ओके, तो गनोरिया वाले चैप्टर में भी यानी जो गोनोकोकस होता है वो इनफर्टिलिटी तो करवाता है, स्टेरिलिटी करवाता है, प्रेगनेंसी वगैरह, साल्पिंजाइटिस करवाता है, लेकिन यहाँ पे जो हिंट है वो है केजिएटिंग ग्रैनुलोमा है। कौन सा हिंट है? केजिएटिंग ग्रैनुलोमा। और यहाँ पे जो गनोरिया वाला होता है केजिएटिंग ग्रैनुलोमा नहीं करवाता होता। अगर यहाँ पे केजिएटिंग ग्रैनुलोमा होता तो हम इस गनोरिया को ही टिक करते। ठीक हो गया। ओके, नेक्स्ट हम चले जाते हैं आगे। अगर लेबॉरेटरी डायग्नोसिस पूछ रहा है, तो लेबॉरेटरी डायग्नोसिस क्या होती है टीबी के? तो रियल स्टेनिंग होती है माइक्रोस्कोपिक में, फिर कल्चर वगैरह करेंगे एल्जे मीडियम में, स्पेसिफिकली स्पेसिमन अगर NaOH से ट्रीटेड है, ओरामिन स्टेन होती है, इसको विजुलाइज करते हैं फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी से। ठीक है, ओके। और एक बैक्टेक मीडियम होता है जिसमें रेडियो एक्टिव मेटाबोलाइट प्रोड्यूस होती है, स्पेसिफिकली रेडियो एक्टिव कार्बन डाइऑक्साइड है। इसके बाद लूसीफेरेज ऐसे है जो कि ड्रग रेजिस्टेंट ऑर्गेनिज्म को चेक करने के लिए इस्तेमाल होता है। न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट है, पीपीटी टेस्ट है, और इंटरफेरॉन गामा रिलीज ऐसे टेस्ट होते हैं। तो ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के लेबॉरेटरी डायग्नोसिस के अंदर आ जाते हैं। ओके, तो दोबारा बता देता हूँ, लेबॉरेटरी डायग्नोसिस के अंदर माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की क्या क्या होता है। पहला माइक्रोस्कोपिक टेस्ट होते हैं किसी भी बैक्टीरिया के अगर आपने डायग्नोसिस करनी है। ओके, तो लाइक आप डायग्नोसिस करने के लिए एसिड फास्ट स्टेनिंग करती है, एसिड फास्ट स्टेनिंग में ज़ियन स्टेनिंग करते हैं, उसका कैनियन वर्गियन वगैरह यूज़ करते हैं। ठीक हो गया। फिर इसके बाद कल्चर आती है, कल्चर हम एल्जे मीडियम पे करते हैं या मिडल ब्रूक एगर पे करते हैं, या फिर बैक्टेक मीडियम यूज़ करते हैं जहाँ पे रेडियो एक्टिव मेटाबोलाइट वगैरह प्रोड्यूस होते हैं। ठीक हो गया। ओके, फिर इसके बाद जो रेजिस्टेंट वाला होता है टीबी, तो रेजिस्टेंस वाले के लिए न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट होते हैं। ओके, और इसके अलावा लूसीफेरेज ऐसे टेस्ट होता है, इंटरफेरॉन गामा रिलीज ऐसे होता है। जो पीपीटी होता है वो तो डायग्नोसिस के लिए काम आएगा ही आएगा। इसके अलावा कुछ ससेप्टिबिलिटी और मॉलिक्यूलर टेस्ट भी होते हैं जो कि क्रोमोसोमल जीन के अंदर म्यूटेशन को तलाश करते होते हैं। ओके, तो तकरीबन हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक कवर कर लिया है। तो क्वेश्चन नंबर 8 को कवर कर लेते हैं कि लो ग्रेड फीवर है, शाम के वक्त काफ़ी ज़्यादा सीवियर हो जाता है, लॉस ऑफ वेट है, काफ़ी एक्सपेक्टोरेशन है। एक्सरे में पता चला कि जो एपेक्स ऑफ राइट लंग है वहाँ पे कैविटेटरी लेजन है। ठीक है। अच्छा, मैं आपको बताता जाऊँ कि जो प्राइमरी लेजन होता है ट्यूबरक्लोसिस की वो लंग्स में होती है, और जो पैरेन्काइमल एक्सुडेटिव लेजन है और इसके साथ जो लिम्फ नोड होते हैं उनको मिला के गोल फोकस बोलते हैं। यानी जो गोल फोकस होता है प्राइमरी लेजन होती है लोअर लोब के अंदर होती है, जबकि रिएक्टिवेशन एपिक्स के अंदर होती है। रिएक्टिवेशन दूसरे ऑर्गन में भी हो सकती है जो वेल ऑक्सीजनेटेड होते हैं, लाइक किडनी, ब्रेन, बोन होती है। जो रिएक्टिवेशन है इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड या डेबिलिटेटेड पेशेंट के अंदर होती है। ओके, ठीक है। अब हम आ जाते हैं, डिस्क्राइब द प्रोसीजर, इंटरप्रिटेशन एंड अंडरलाइंग द फिनोमिना इन केस ऑफ पैथोजन पॉजिटिव टेस्ट। तो ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट का पूछ रहे प्रोसीजर क्या होता है कि प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव टेस्ट को इंटरडर्मली दिया जाता है इन द स्किन ऑफ फोर आर्म है। इंटरप्रिटेशन में 15, 10 और 5 आ जाता है। पैथोजिनोमिक या पैथोजेनेटिक फिनोमिना के अंदर डिलीट और टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी है। तो हमने क्वेश्चन नंबर 8 तक कवर कर लिया है। अब जो नेक्स्ट है 9 से लेकर 22 उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे और जल्दी जल्दी हम स्टार्ट करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।